समय ना नष्ट करते हुए मैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी से आमंत्रित करती हूँ कि वो बंगला और हिंदी के संबंध को यहाँ दिखाएं। सत्राध्यक्ष माननीय मंच समुपस्थित रचनाधर्मी साहित्यकार बंधु, मेरा विषय है पूर्वोत्तर प्रांतों में हिंदी की दशा और दिशा। मैं यह विषय दिया था पहले, इसकी सूचना यहाँ नहीं दी गई। मैं बहुत संक्षेप में ही जितना हमको समय मिला है उसी में कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। पूर्वोत्तर प्रांतों में हिंदी की दशा और दिशा उक्त विषय पर लिखने के लिए पूर्वोत्तर में स्थित असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा मणिपुर प्रदेशों की परिक्रमा करनी होगी। भाषा की दृष्टि से सभी राज्य अहिंदी भाषी हैं। इनमें से किसी भी राज्य के मूल निवासियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। इन सभी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं विभिन्न भाषा बोलियों में मात्र असमिया भाषा ही आर्य भाषा परिवार की है। शेष सभी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, जिनकी संख्या कई दर्जनों में है, गैर आर्य भाषा परिवार की है। पूर्वोत्तर भारत जैसी भाषाई विविधता और भिन्नता शायद ही विश्व के किसी ऐसे छोटे भूभाग में दिखाई देती है। यहाँ की भाषाई विविधता की चर्चा न कर बल्कि ऐसी भाषाई विविधता और भिन्नता के बीच बहुप्रचलित बहुग्राह्य संपर्क भाषा की कितनी आवश्यकता और अहमियत है, यह सहज ही समझा जा सकता है। इन प्रांतों में आज बहुप्रचलित बहुग्राह्य संपर्क भाषा एकमात्र हिंदी है। यह धारणा नितांत भ्रामक तथा तथ्यहीन है कि पूर्वांचल भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। इसका भी एक कारण यह है कि इस क्षेत्र के चंद उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्गीय लोगों या सरकारी अधिकारियों के लिए भले ही सरकारी भाषा हो, किंतु जनसाधारण अर्धशिक्षित अशिक्षित लोगों और व्यापारियों के लिए संपर्क भाषा हिंदी ही है। असम राज्य भले ही इसका अपवाद हो सकता है जहाँ संपर्क भाषा असमिया है, किंतु मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क भाषा हिंदी है। एक ऐसी हिंदी जिसमें आम जनता की अभिव्यक्ति एवं संवाद की जरूरतों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रखती है। यह हिंदी के लचीलेपन, उदारता, ग्राह्यता और आंतरिक परिवर्तन की अद्भुत क्षमता का द्योतक है। हिंदी का विस्तार प्रचार इसकी अपनी आवश्यकता के तहत ही नहीं, लोगों की आवश्यकता के तहत हो रहा है। लोगों की आवश्यकता बनकर हो रहा है। आज हिंदी साथ ही हिंदी सुगमता की सुलभता, सरलता, सहजता, लचीलापन तथा सहज संप्रेषणीयता और राष्ट्रीय एकता अब इसकी अपनी आंतरिक शक्ति है, ऊर्जा है, जो सरकारी संरक्षण के बगैर भी राष्ट्रभाषी स्वरूप को प्रमाणित करती है। गत 2-2.5 दशकों से संचार माध्यमों के फैलाव विस्तार से हिंदी की व्यापकता को बल मिला है। पूर्वांचल भारत के सुदूर गांव अंचलों में, दुर्गम स्थानों में जब रेडियो या टीवी के सेट मौजूद हैं जो हिंदी के प्रति लगाव पैदा कर रहे हैं, वस्तुतः संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों में भाषा की दृष्टि से हिंदी में काम करने की आवश्यकता है। इस तरह के काम की व्यापक संभावनाएं भी हैं। हिंदी के अध्ययन अध्यापन की भी विपुल संभावनाएं हैं। हिंदी के प्रचार व समुचित प्रोत्साहन से इन प्रदेशों के साथ भारत के शीर्ष भागों की भावात्मक व सांस्कृतिक एकता की स्थापना की जा सकती है। इससे इस क्षेत्र में अलगाव की भावना कम होगी। लेकिन यह बात न तो नौकरशाहों की समझ में आ रही है, न राजनीतिज्ञों की समझ में। इन राज्यों में सरकारी हिंदी के प्रति उदासीनता दर्शाती है। सरकार हिंदी के प्रति उदासीनता दर्शाती है। हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व मूलतः केंद्र सरकार का है। हिंदी सरकारी संरक्षण में द्वारा पल्वित पुष्पित हो रही है। आशा करना अव्यावहारिक होगा। आज हिंदीतर लेखक निरंतर अपने लेखन हिंदी सेवा द्वारा हिंदी भाषा साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। भारत के हर क्षेत्र में हिंदी का चाहे जितना विरोध हुआ हो, किंतु प्रत्येक प्रदेशों के साहित्यकार हिंदी में लिख रहे हैं, विभिन्न विधाओं में लिख रहे हैं। वे हिंदी में लेखन के साथ साथ अपनी मातृभाषा में लिखित रचना को हिंदी में अनुदित देखना चाहते हैं, क्योंकि
हिंदी में रचना किए या अनुदित हुए बिना उन्हें भारतीय साहित्य में पहचान नहीं मिल पाती। हिंदी का सही अर्थों में राष्ट्रभाषा यदि बनना है तो उसे अहिंदी भाषी भाषियों को मान्यता देनी होगी, अन्यथा वह भी एक प्रादेशिक भाषा ही बनी रहेगी। यहाँ के साहित्यकारों की दृष्टि अखिल भारतीय रही है। अंत में संकीर्ण प्रांतीयता और संकीर्ण भाषा प्रेम के ऊपर उठकर भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। अलगाववाद, आतंकवाद, भाषाई संकीर्णता, भाषाई उन्माद की विषम परिस्थितियों में इन अहिंदी भाषी हिंदी लेखकों का महत्व अधिक बढ़ गया है। इनका साहित्य विघटनकारी प्रवृत्ति, क्षुद्र स्वार्थ भावना, क्षेत्रीय भाषाई उन्माद, संकीर्ण मानसिक कालुष्य को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका कारगर कर रहा है। उक्त प्रदेशों में हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार, शिक्षण, लेखन आदि की अति आवश्यकता है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अन्य भाषा भाषियों को हिंदी के महत्व और उसकी उपयोगिता का ज्ञान कराएं और उनके मन में ये बात अच्छी तरह बैठा दें कि हिंदी को अपनाने, उसे राष्ट्रभाषा होने में आज के समय में उन्हें तथा समाज एवं देश को कितना लाभ है। तब अन्य भाषा भाषियों को जिस प्रकार हो उस प्रकार इस महत्वपूर्ण भाषा का प्रचार करने की नितांत आवश्यकता प्रतीत होगी। जब किसी मनुष्य के हृदय में किसी के प्रति सच्चा प्रेम, शुभेच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब इन के प्रकारेण अपने मनोभावों को कार्य रूप में परिणित करने तथा उसे समझने का सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए और उसे सफलता में मिलती है। ऐसे ग्रंथों का निर्माण जरूरी है जिससे अन्य भाषा भाषियों के लिए हिंदी सीखना सरल हो। हिंदी सेवा करने के साथ सभी अपने भाइयों को हिंदी सिखाएं। डॉक्टर एन चंद्रशेखर नायर ने दक्षिण के साहित्यकारों के प्रति हिंदी प्रदेश वालों द्वारा जो उपेक्षा होती है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी एक कविता में लिखते हैं कि उत्तर के तथा कथित कवि लेखक साहित्यकार कभी कल्पना भी नहीं करते कि हम भी हिंदी में कुछ लिख सकेंगे, कविता पाठ हिंदी में कर सकेंगे कभी, और यह मानते नहीं कि हिंदी हमारी भी है। भारतीय भाषाओं के परस्पर आदान प्रदान से उनमें अंतर संबंध स्थापित होगा। इस अंतर संबंध से भारतीयता का स्वरूप निखर कर सामने आएगा। इसे सभी अपने आप में एक ही धारा में प्रभावित होते हुए मानेंगे, जो देश के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है। हिंदी प्रांतों के साहित्यकारों की शिकायत रहती है कि हिंदी क्षेत्र में उन्हें समुचित प्रोत्साहन एवं सम्मान नहीं मिलता। इसमें सत्यता भी है, जबकि हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान का दायित्व केवल अहिंदी भाषी हिंदी लेखकों पर पड़ा हुआ है। प्रत हिंदी में उनकी योग्यता का संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। उनके अनुदित ग्रंथों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। अतः समय की मांग है कि आज ये जरूरी है कि हिंदी क्षेत्रों में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का जो सृजन हुआ है और हो रहा है उसका हिंदी समीक्षकों द्वारा तटस्थ मूल्यांकन होना चाहिए तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषियों के साहित्य के समानांतर ही हिंदीतर भाषियों के स्तरीय साहित्य का रेखांकन भी अनिवार्य है, क्योंकि कहीं कहीं तो साहित्य के समानांतर ही हिंदीतर भाषियों के स्तरीय साहित्य का रेखांकन जरूर है, क्योंकि कहीं कहीं तो विरोधी, विपरीत, संघर्षशील परिस्थितियों में वे रचनाएं कर रहे हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मानसिकता पूर्वांचल क्षेत्र में कई बाधाओं के बाद भी विकसित हो रही है। उनके पीछे देश के हिंदी सेवियों को खड़े होने की जरूरत है। वहाँ के लोगों में हिंदी के प्रति जो त्याग, तपस्या तथा लगाव है उसके प्रति श्रद्धाभाव उमड़ पड़ता है। यहाँ हिंदी के विकास केवल भाषा की दृष्टि से नहीं हुआ है, उसने राष्ट्रीयता का स्वर प्रखर है तथा सांस्कृतिक एक ही भावना भी दिखाई पड़ती है। पूर्वांचल के राज्यों की विषम भौगोलिक स्थिति का तकाजा है कि स्थानीय लोगों की दृष्टि को राष्ट्रीय विस्तार दिया जाए। अलगाववादियों के साथ ही घुसपैठियों से स्थानीय स्तर पर मुकाबला करना ज़्यादा कारगर रणनीति होगी। इस रणनीति में केंद्र सरकार को हिंदी संस्थाओं का सहयोग खुले मन से लेना बेहतर कारगर होगा। हिंदी संस्थाओं को भी एक मिशन भावना से हिंदी का विकास राष्ट्रीय एक के लिए करनी चाहिए। आज की पीढ़ी मिशन भावना का उत्साह के साथ काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी नीतियों बनानी चाहिए जिसे क्रियान्वित करें, जिनसे स्थानीय रोजगार की समस्या भी हल हो तथा हमारी भाषाई राष्ट्रीय एकता मजबूत हो। पूर्वोत्तर में हिंदी का विरोध चंद निहित स्वार्थों द्वारा हो रहा है। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय स्वरूप को प्रतिष्ठित करने में, उसे पुष्ट करने में पूर्वांचल हिंदी लेखकों सेवकों का प्रदेश के प्रति उदासीनता चिंता की बात है। हिंदीतर भाषी लेखकों के हिंदी साहित्य का मूल्यांकन और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जाना चाहिए।
ये जितने भी हिंदीतर प्रदेश हैं उनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास अलग से लिखा जाना चाहिए। अगर इनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्णतः अधूरा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी। ये अवश्य है कि हिंदी भाषी रचनाकारों के साथ हिंदीतर क्षेत्र के रचनाकारों का भी मूल्यांकन उदारता के साथ किया जाना चाहिए और हिंदी के आलोचकों में उस उदारता की मांग यहाँ इन्होंने की। मैं आगे सत्र को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कमल प्रसाद द्विवेदी से अनुरोध करूँगी कि वो आदरणीय अध्यक्ष सहित मंच पर स्थित सभी विशिष्ट वक्तागण तथा हमारे समक्ष उपस्थित हमारे स्थानीय सब बांधव, आप सबका अभिवादन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक संत की कथा मैंने पढ़ी थी भक्तमाल में कि उसके यहाँ कोई आया तो जब सबको खिलाने के बाद कुछ नहीं बचा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलिए हमारे मेहमान खाए, हम भूखे रह गए, इसी में हमारी संतुष्टि है। तो देखिए बंगाल की धरती पर हिंदी सबसे अधिक फली और फूली और बंगाल का जितना बड़ा योगदान हिंदी के लिए रहा है वैसा भारत में किसी का नहीं रहा है। इसके कथन का विषय असीमित है, लेकिन आज अवसर नहीं है। और एक चीज़ और मैं इंगित करना चाहता हूँ कि आज की अध्यक्ष डॉक्टर सत्या जी स्वयं हमारी प्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र की विदुषी हैं। इसके अलावा अंतिम सत्र में भी हमारे तरुण और प्रवर प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर अमरनाथ जी, डॉक्टर होता जी, ये लोग भी समापन में रहेंगे। जो कमियां होंगी वो पूरा करेंगे। अगर ये न पूरा करें तो आप लोग इनको उलाहना दीजिएगा, मुझे मत उलाहना दीजिएगा, क्योंकि समय कम है। जो मैंने लिखा है उसमें से मैं पढ़ूंगा नहीं और सूत्र रूप में ही तो लिखा था, लेकिन इसके कुछ बिंदुओं पर ही मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो बंगाल के महत्व को और बंगाल में हिंदी कैसे फली फूली, बंगाल में हिंदी कैसे आई, ये सब बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे। आप लोग तो स्थानीय लोग जानते ही हैं। तो ये किसी भाषा के प्रतिष्ठित होने के लिए शिक्षण के पहले ये होना चाहिए कि ये भाषा यहाँ प्रतिष्ठित कैसे हुई, बंगाल में यह भाषा कैसे आई। अन्य भाषाओं की अपेक्षा बंगला भाषा के निकट हिंदी का आना बहुत कठिन था, क्योंकि लिपि से और बोली से इन सब से ये बहुत भिन्न थी। तो इसका सूत्रपात कैसे हुआ संकेत दे देना चाहता हूँ। एक तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार से सटा हुआ था। वैसे सटा जरूर था, लेकिन आवागमन के साधन के अभाव में बहुत दिन तक हिंदी वंचित रही। इसके बाद यहाँ जो है नवनंदों का, मौर्यों का, शुंगों का जो शासन रहा, बंगाल बिहार दोनों में रहा। मैथिली बिहार की भाषा है। अभी मैथिली की चर्चा एक हो रही थी कि हमको विरोध करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि बीरबल से जब पूछा गया कि इस लाइन को छोटा मिटाए बिना ही छोटा कैसे कर दे, तो उन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी, लीजिए हमारी लाइन से आपकी लाइन छोटी हो गई। हम मैथिली का विरोध न करें, मैथिली हमारी ही है, हिंदी मैथिली सभी बहनें हैं। हम हिंदी का ही ऐसा विकास करें, बड़ी लकीर खींच दें कि हिंदी खुद बड़ी हो जाए। और देखिए मैथिली का हमारा बड़ा नाता है। आप सभी जानते हैं
कि मैथिली का विद्यापति जो है ऐसी अच्छी भाषा में लिखा कि बंगला वाले भी कहते हैं कि विद्यापति हमारा आदि कवि है। मैथिली वालों का तो है ही, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आप लोगों ने जहाँ तहाँ देखा होगा, लोग कहते हैं कि विद्यापति हमारे आदि कवि थे। और विद्यापति कितना बढ़िया लिखने वाला लेखक था कि बंगला मैथिली में जो लिखा उसके सामान्य गीत जो है सभी भाषाओं में गाते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियाँ गाती हैं, मोरे रे अंगनवा चननवा कपेड़वा ते ही चढ़ी बोला ला कागरे, विद्यापति का गीत है। तो हम आपस में विरोध न करें, सभी भाषाएं सहेली हैं, बहनें हैं और बड़ा सौहार्द मिला। मैं तो सवेरे से सुन रहा हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदी को हम ऐसे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये जो है हिंदी बढ़ती रही। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड बना दिया, छोटी छोटी सवारियाँ आने लगी। इसके बाद जो है अंग्रेज़ों का शासन आया। क्लाइव के शासन में क्लाइव ने जो सेना तैयार की थी उसमें 2100 हिंदी भाषी सैनिक थे। तो इस तरह से हिंदी का संयोग बढ़ता रहा। इसको विस्तार न देकर मैं 2-3 सूत्रों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मान सिंह यहाँ आए, अपने साथ ले आए, तोडरमल यहाँ नाप के लिए आए। उन्होंने यहाँ जो है अपने साथ हिंदी भाषियों को लाया। और जब कंपनी का शासन हुआ उस समय जो है यहाँ राजधानी ही बन गई और ये राजधानी बहुत दिन तक रही, शायद 1920 तक रही ये राजधानी यहाँ। और इसमें जो है जूट और चाय का उद्योग पनपा। हरियाणा और राजस्थान के मारवाड़ी आए, उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। आज भी उनका वर्चस्व है, आप देख ही रहे हैं अपनी आँखों से। बिहार के लोग यहाँ पहले तो आते थे, कमाई करके चले जाते थे, यहाँ रहे। जो लोग यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो देखते हैं कि बिहार के जो पढ़े लिखे लोग थे वे शिक्षा में लगे और जो कम पढ़े थे वो स्टेशनों पर कुली हुए। और जो है ट्राम जो जितनी थी सब बिहार के लोग चलाते थे और पुलिस में बंगाली नहीं जाते थे। जूट के उद्योग में भी बंगाली बाबू रहना चाहते थे, इसलिए हमारे मारवाड़ियों ने पूरा वर्चस्व कायम कर लिया। और हिंदी आज जैसे बड़े बड़े शहरों में, भारत के 4 बड़े शहरों में ये है और सबसे पुराना नगर है ये। उसमें कलकत्ता का नाम जो है वो आईने अकबरी में मिलता है 15वीं शताब्दी से। तो ये जो है कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से हिंदी पनपी और आज हिंदी की क्या स्थिति है ये सब आप जानते हैं। यहाँ जो है आए माणिक चंद्र, उनके लड़के यहाँ ये हुए जगत सेठ कहलाए। इनका बंगाल का इतिहास जो पढ़ेगा कि कितना हाथ था। मुग़लों ने यहाँ नवाबों को शासन सौंप दिया और 35 नवाबों ने यहाँ शासन किया। हिंदी और उर्दू में अभी आप लोगों ने सुना ही कि बहुत अंतर नहीं है और उस उर्दू के माध्यम से हिंदी भी यहाँ बढ़ी। तो एक ये सूत्र जो है कि हिंदी बंगाल में आई कैसे और कैसे पनपी। अब दूसरे विषय पर हम सूत्र रूप में संक्षेप में बताएंगे कि इसका शिक्षण कैसे हुआ। तो देखिए, शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक चाहिए। भोजपत्र पर ही अगर लिखा रहता तो तुलसी के मानस और गीता का कितना प्रचार होता। तो यहाँ जो है बाद में मैं ये कहूँगा कि हिंदी भाषियों से अधिक योगदान दूसरे भाषियों का शुरू में आरंभ में यहाँ रहा है। देखिए, ये बंगाल के में ही ये देवनागरी अक्षर बनाए गए जिससे पुस्तकें छपी। जब पुस्तक होगी तभी तो पढ़ाई होगी। तो ये जो है
चार्ल्स विल्किंस ये क्लर्क थे अंग्रेजी कंपनी में और विद्वान थे, संस्कृत पढ़े, सब कुछ पढ़े। इन्होंने जो है बंगाली कारीगर पंचानन कर्मकार को पकड़ा और उनसे जो है अक्षर नागरी के बनवाए। तो उससे जो है छपाई शुरू हुई। और अब क्या बताएं, समय कम है, थोड़े में बता रहा हूँ कि वो विलियम कैरे बाद में तो पहले तो आए थे बैप्टिस्ट मिशनरी में ये प्रचार के लिए, बाद में यहाँ फोर्ट विलियम के ये प्रोफेसर बने और उन्होंने उस 3 पुस्तों तक पंचानन को अपने यहाँ लगाया और 35 लिपियाँ तैयार कराई और 35 भाषा में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट छपवाया। तो ये अंग्रेज़ों का ये योगदान था कि अपने मतलब के लिए किया, लेकिन हमारा भी लाभ हुआ। तो शिक्षा का प्रचार, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों को आवश्यकता पड़ी कि वे दूसरों की भाषाओं को जानें, तो उसके लिए बंगला, उर्दू और हिंदी, ये 3 भाषाओं के जानने की ज़रूरत हुई। और विस्तार तो बहुत है, मैं थोड़े में बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है पहले ओरिएंटल सेमिनरी स्थापित हुई। और संक्षेप कर दें? बिल्कुल संक्षेप करता हूँ। तो यहाँ जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाई हुई और उसमें आप लोग इतिहास पढ़े ही हैं कि अंग्रेज़ों के अलावा अरे अभी तो ये कहीं 2 ही पक्ष हो रहा है, लंबा है। नहीं, विषय तो आपने यही दिया, 3 ही विषय पर तो कर रहे हैं। आप इतिहास सुना रहे हैं पीछे से। अच्छा तो ठीक है, तो मौर्य से लेकर आप इतिहास सुना रहे हैं। अच्छा तो आइए मैं सूत्रों पर ही रख दूं। ठीक है, समापन कर देता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी कुंभ की बात चल रही थी, तो ये जो है कुंभ से ये बड़ा है, क्योंकि वहाँ तो गंगा और जमुना है और त्रिवेणी नहीं बन पाई। यहाँ जो है सरस्वती के तो मिलना असंभव है, लेकिन इन लोगों ने सरस्वती पुत्रों को, आप लोगों को जो आमंत्रित किया, तो एक तरह से ये त्रिवेणी बन गई। ये दोनों संस्थाओं के लोग धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। हम विस्तार नहीं देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। समय की सीमा है, इसलिए हम कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ी तीव्र गति से यहाँ प्रस्तुत कर सकें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शंकर लाल पुरोहित जी को कि वे कृपया आएँ। वो नहीं आए? मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी से अनुरोध करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मंच पर उपस्थित विद्वत वक्तागण, प्रेक्षालय में उपस्थित समस्त ज्ञानीजन, हिंदी प्रेमी जनता, मैं उड़ीसा से हूं और उड़िया के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा, इसमें अपनी बात रखूंगा। उड़िया और हिंदी में एक बेसिक डिफरेंस, मूल अंतर ये है कि जब हम उड़िया बोलते हैं तो मुंह को थोड़ा गोल कर लेते हैं और जब हम हिंदी बोलते हैं तो मुंह को थोड़ा खींच लेते हैं। सुनिए, 2 लाइन सुनिए, मुंह को गोल करके और मुंह को खींचकर। श्री राधापति पद चिंतके सकल विघ्न कर नाश, करतहि नरहरि गुंडिचा जात विधि प्रकाश। ये मैंने होठों को खींच के कहा, अब गोल करके कह रहा हूँ। श्री राधापति पद चिंतके सकल विघ्न कर नाश, करतहि नरहरि गुंडिचा जात विधि प्रकाश। ये हो गया उड़िया। इसे मध्य युग के कवि, उड़िया कवि ब्रजनाथ बड़जना ने लिखा है, और इसीलिए लिखा क्योंकि जगन्नाथ का दर्शन करने आने वाले भक्तों को उड़िया लिपि किंतु हिंदी भाषा में उनके सारे पूजा विधि वगैरह मालूम हो।
पढ़ने वाला उड़िया व्यक्ति हो, उड़िया लिपि पढ़े, सुनने वाले हिंदी जानने वाले हों, हिंदी सुने। पढ़ने वाला होठों को खींच कर पढ़े और लोग समझ जाएं, और जब उड़िया लोग सुने इसे तो होठों को गोल करके कहे तो वो उसे समझ जाएं। ये 1799 में ब्रजनाथ बड़जन्ना ने लिखा था। उड़िया और हिंदी में बहुत समानता है। इसका कारण ये है कि हम मध्य प्रदेश और बिहार, वर्तमान छत्तीसगढ़ और झारखंड से अपनी बहुत लंबी सीमा शेयर करते हैं। हमारे पास बातचीत का मध्यवर्गीय व्यक्ति जो है वो साधारणतः वह हिंदी को ग्रहण करता है, विरोध नहीं करता, ग्रहण करता है। हमारे पास व्यापारी वर्ग हिंदी का ही प्रयोग करता है। रायपुर, कलकत्ता हमारे लिए दो मुख्य स्थल है जहाँ से हमारे व्यापार चलते हैं। हमारी बातचीत हिंदी के माध्यम से होती है। उड़ीसा में लोग, मैं मौलिक, उड़ीसा में जो मौलिक रचना हो रही इसके बारे में कहना चाहूँगा। पहले आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर अजय पटनायक सर ने सब कुछ कह दिया है। मौलिक रचना में ऐसा है कि पहली रचना मैं ब्रजनाथ बड़जन्ना की गुंडीचा विजय को मानता हूँ। और इसके साथ एक और बात है, श्री चैतन्य बंगाल से पुरी गए, वहाँ जाकर उन्होंने जगन्नाथ दास को अति बड़ी की उपाधि दी, और जगन्नाथ दास ने जो लिखा उसमें उन्होंने कुछ हिंदी शब्दों का और हिंदी वाक्यों का भी प्रयोग किया। वो लाइन इस तरह से है, बहे बहे सुगंध बात, रहे रहे तरुगन भूकांत, गहे गहे खग निन जमात, पंछी सर्व विविध रूप फेर डार डार, घन घन कोलाहुल, कल 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 कोकिल कुल, जोर जोर मारे शोर, रटे अपार अपार, जगन्नाथ द्विज हर हर, वृंदावन वंदन बलिहार बार बार। आपने हिंदी सुना, अब उड़िया सुनिए। बहे बहे सुगंध बात, रहे रहे तरुगन भूकांत, गहे गहे खग निन जमात, पंछी सर्व विविध रूप फेर डार डार, घन घन कोलाहुल, कल कल कोकिल कुल, जोर मोर शोर, रटे अपार अपार, जगन्नाथ द्विज हर हर, वृंदावन वंदन बलिहार बार बार। ये बहुत ही साधारण सा अंतर है। आधुनिक समय में आने के बाद जो रचनाएं हुई उनमें से कुछ रचनाएं इस तरह से है। श्री नित्यानंद महापात्र ने लिखा फिर भी वह कहानी सच्ची है, उपन्यास। डॉक्टर कुंतल कुमारी सवात के बारे में पटनायक सर ने कह दिया है, वरमाला और सपना नाम की 2 कविता संग्रह उनकी छपी। उन्होंने दिल्ली में कुछ एक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, हिंदी पत्रिकाओं का। प्रफुल्ल पटनायक, उन्होंने 4 किताबें लिखी, मिट्टी के गीत, मिट्टी बुला रही है, गांधी जी का पुनर्जन्म, अमृत स्वर। डॉक्टर तारिणी चरण दास ने मन की बात, इतिवृत्त तथा अन्य कविताएं, कविता 1999, अशोक के तले, चतुष्पदी तथा अन्य कविताएं। प्रभात कुमार त्रिपाठी हिंदी के अध्यापक रहे उड़ीसा में, और वो हिंदी के स्थापित कवियों में गिने जाते हैं। वर्तमान वो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद। उनकी कविताएं हैं सपना शुरू, आत्मकथा 2 उपन्यास, नहीं लिख सका मैं, खिड़की से बरसात 2 काव्य संग्रह, कविता संग्रह। पंडित नीलमणि मिश्र ने एक लिखी स्वाधीनता संग्राम और उत्कल। डॉक्टर अर्जुन सतपथी ने सृजन सुख तथा अन्य कहानियां, एक विवश शाम कहानी संग्रह। पटती हुई खाई, पाषाण के थिरकते चरण, आर्यपुत्र 3 उपन्यास। महापुरुष की कथाएं एवं ओडिया उपन्यास सार 2 चिंतनपरक पुस्तकें। किताबों में डॉक्टर अजय कुमार पटनायक ने हिंदी ओडिया उपन्यास साहित्य, ओडिया साहित्य दिशा और परिवेश, आधी रात का सूरज लिखा है। राजेंद्र जयपुरिया ने सपनों का स्वर कविता संग्रह। शंकरलाल पुरोहित जी ने जय जगदीश हरे। ब्रज सुंदर पाढ़ी ने यादें नई पुरानी। ये सब उड़ीसा में लिखी गई
मौलिक रचनाएं हैं। कुलजीत सिंह हिंदी के अच्छे कवियों में गिने जाते हैं हमारे उड़ीसा से। उनकी एक कविता संग्रह बड़ी प्रसिद्ध है, रात की नदी। कीर्ति प्रकाश गुप्त ने 8 किताबें लिखी हैं। जो छुपाए न बने, एक गंगा जमुना का दुआबा, जो है सो है। ऐसी 3 कविता संग्रह का नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ। डॉक्टर मधुसूदन साहा जो वर्तमान कलकत्ता में रहते हैं, मूल रूप से वो राउरकेला में नौकरी करते रहे और रिटायर्ड होने के बाद में कलकत्ता में रह रहे हैं। उन्होंने लिखी है पलकों की पंखुरी कविता संकलन, महुआ महुआ महावर, तर रहे कचनार, शब्दों की पीड़ा, 3 नवगीत संकलन, एक दरवा 2 कबूतर, एक उपन्यास। डॉक्टर मंजू शर्मा महापात्र ने एक कहानी संग्रह अनजान डगर, 2 उपन्यास तुम आओ ना एवं मुक्ति मठ। डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा, उन्होंने लिखा हाइकू वाटिका एवं हाइकू मंजरी। और भी कुछ बातें हैं जो शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं, मैं जान नहीं पाया हूं अभी तक। मैं जब हिंदी साहित्य इतिहास देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हिंदी साहित्य इतिहास नहीं बल्कि हिंदी प्रदेश के हिंदी साहित्य का इतिहास है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी प्रदेश में भी जो स्तरीय रचना है उसे भी अब शामिल किया जाए, उसे भी शामिल किया जाए। हमें उन रचनाओं को भी एक बार देखना चाहिए। देखिए मीरा ने राजस्थान में लिख दिया और हमने हिंदी मान लिया। मैथिली में लिखकर विद्यापति भी हिंदी के कवि हुए। ब्रज में लिखकर सूरदास तो महाकवि हो गए। अवधी में लिखकर तुलसीदास भी बड़े कवि बने। तब ऐसे हिंदी प्रदेश में रहकर लिखने वाले और स्तरीय रचना करने वाले क्यों न गिने जाएं। हिंदी की दशा सुधर सकती है यदि हम अपने चिंतन की दिशा सुधार लें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। हिंदी की दशा सुधर सकती है अगर हम अपनी चिंतन की दिशा सुधार लें। एक बहुत ही मौलिक प्रश्न अंत में ये छोड़ गए कि हिंदी का दायरा कहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं और ये हिंदी को समृद्ध ही करेगा। भारत के विभिन्न भागों में लिखी जाने वाली हिंदी की रचनाओं को हिंदी क्षेत्रों में जितना महत्व दिया जा रहा है रचनाओं को, उसके बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। अब मैं डॉक्टर विनय संडगी राजाराम जी को आमंत्रित करती हूँ। क्यों प्यार। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सम्मानित समस्त हिंदी प्रेमी, हिंदी साहित्य के साहित्यकार बंधुओं एवं भगिनियों, सादर प्रणाम। सुबह से और अभी भी हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वस्तुतः मैं हूँ तो उड़िया मूलतः, लेकिन रहती हूँ हिंदी प्रदेश में, बचपन से बाहर ही रह रही हूँ, हिंदी में ही लिखती रही हूँ। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि हिंदी के लोग, उड़िया के लोग अगर हिंदी में काम करते हैं तो उनका भी नाम होता है रांगे राघव को हम सब लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के हमारे लेखन में बहुत महत्वपूर्ण नाम है उनका। वो मूलतः हिंदी भाषी नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अहिंदी भाषी क्षेत्रों से जाकर हिंदी में उन्होंने काम किया और नाम भी कमाया और पूरा जीवन उन्होंने हिंदी को समर्पित किया। मैं लगभग 32 वर्षों से हिंदी पढ़ाती रही, हिंदी भोपाल में रहती हूँ। हिंदी में मेरी कम से कम 30 एक पुस्तकें छपी हैं। और अभी बड़ी विडंबना ये है कि मैं हिंदी, दरअसल क्या है, मैं कहने ही आ रही हूँ कि हिंदी की दृष्टि से मैं उड़िया भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। अभी आपने उड़िया भाषी दृष्टि से देखा कि कैसे हिंदी और उड़िया में समानता है। मैं जो बताने जा रही हूँ वो भी वही है कि हिंदी जो है, उड़िया जो है वो हिंदी भाषा की भगिनी भाषा है। मैं सिर्फ इतना थोड़ा सा बहुत संक्षेप अपनी बात कहूँगी कि जब हम भाषा के विकास की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।
प्राकृत और अपभ्रंश। जब खारवेल करके जो राजा हुए थे उड़ीसा में, उन्होंने जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया उड़ीसा में, और उसके माध्यम से उस भाषा का भी प्रचार प्रसार किया जो जैन धर्म के लिए प्रमुख भाषा थी, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा हमारे हिंदी के लिए, उड़ीसा की उड़िया भाषा के लिए, यहाँ जो बिहारी और जितना भी ये हिस्सा है हिंदी के विकास का, उन सब के लिए वो भाषा जो है वो आदि भाषा है, प्रारंभिक भाषा है। जितने भी 8वीं शताब्दी के जो हमारे कवि हुए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि नाथ कवि हैं, सिद्ध कवि हैं, उन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसको हम आदि हिंदी कहते हैं। और आदि हिंदी अर्थात हम उसको अगर देखेंगे पढ़ेंगे तो वो प्रारंभिक उड़िया, प्रारंभिक बंगला, प्रारंभिक बिहारी, इन सब भाषाओं का प्रारंभिक स्वरूप आपको उसमें दिखाई देगा। कबीर ने उसमें से बहुत सारी चीज़ें एक हूबहू वैसी ले ली थी। तो ये इसके बाद जैसे कि अभी बात हुई थी, विद्यापति को हम लेते हैं आदिकाल में। विद्यापति जब हम पढ़ते हैं, मैं जब पढ़ाती थी विद्यापति को, तो उनकी जो रचनाएं हैं मुझे पढ़ाने में बिल्कुल प्रयास नहीं करना पड़ता था। मैं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर उड़िया छुपा हुआ था, तो जब मैं उसको पढ़ती तो मुझे लगता अरे ये तो उड़िया में जैसे लिखा हुआ है, तो मेरे मन में उसके सारे अर्थ ऐसे ही खुलते जाते। जब उसको अगर जैसे अकारांत और गोलाई में बोलना और सरल खींच कर बोलना, जब हम उसको उस तरह से पढ़ने लगते तो मुझे लगता था ये तो उड़िया की है, और मैं उसको बहुत आसानी से उसका अर्थ करती जाती थी बच्चों को। और तो मेरे जो विद्यार्थी होते थे कहते थे आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो उसका कारण ये मैं मन में ही कहती थी कि क्योंकि मेरे को उड़िया आती है इसलिए मैं विद्यापति बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा पाती हूँ। तो एक ये वाली घटना है। दूसरा एक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बहुत अच्छा किस्सा है। हमारे बहुत अच्छे कवि हुए हैं जो राजस्थान के हैं मूलतः। तो उन मूलतः राजस्थानी भाषा के होने के बाद भी उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, मैं उसका नाम के साथ बताती हूँ। अच्छा, बौद्ध उड़िया का प्रारंभिक जो बौद्ध गान और दोहा से शुरू होता है, हम लोग उड़िया भी मानते हैं, वो हिंदी के भी प्रारंभिक माना जाता है। मैथिली भाषा जिसमें विद्यापति के मैंने नाम लिया, जो कि हिंदी और उड़िया दोनों में एक सरीखा है। एक जिसका मैं खास कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश की धारा नगरी, जिसको हम धार कहते हैं आजकल, वहाँ की एक राजकुमारी की कथा है, राजमती नाम की राजकुमारी। जो ये वस्तुतः इस बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, क्योंकि इस कहानी में पूरी की पूरी कहानी में 3 प्रांत इसमें मिलते हैं। एक इसमें राजस्थान है, और दूसरा मध्य प्रदेश है, और तीसरा उड़ीसा है। बताइए, एक छोटी सी कहानी और उस आदिकाल की कहानी है, जबकि इसको कहा गया है कि बाद में किसी ने कहा कि नहीं ये तो संभवतः बहुत बाद का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बाद का न होके ये संभवतः 14वीं-15वीं शताब्दी की कहानी है। और इसमें जो राजमती करके जो नायिका है इस पूरे कहानी की, उसको धारा नगरी के राजकुमारी है वो, और उसका विवाह होता है जो जैसलमेर के राजा के साथ। तो जैसलमेर का जो राजा है वो इसमें कहता है, उसको पहले ही दिन जब वो विवाह के बाद दोनों मिलते हैं तो वो कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास सांभर झील है, मैं इतना समृद्ध हूँ कि नमक उगलने वाली जो झील है वो मेरे यहाँ है, बहुत खुश होकर बोलता है। तो धारा नगरी की जो राजकुमारी है वो कहती है कि आप ये बीसल देव रासो की कहानी मैं बता रही हूँ। धारा नगरी की जो राजकुमारी वो कहती है कि अरे बीसल देव, राजा बीसल देव, तुम इस बात की बड़ाई क्यों करते हो? तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। तो वो फिर तुरंत ही कहती है, आपको शायद पता नहीं है, उड़ीसा के जो राजा हैं उनके यहाँ तो धन संपत्ति, रत्न जो है वो रत्नों के खान है उनके यहाँ। तो पहली रात में जब रानी ऐसे कह देती है तो राजा को बहुत बुरा लगता है, और ऐसी कहानी है उसमें, वो कहते हैं कि तुम अगर ऐसा कहती हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं धन रत्न कमाने के लिए उड़ीसा चला जाता हूँ। और पूरी कहानी में फिर उसके अगले दिन ही वो उड़ीसा चला जाता है नौकरी करने के लिए। उसमें ऐसा वर्णन है कि पुरी के राजा के यहाँ वो नौकरी करता है और 12 वर्ष तक वहाँ ही रहता है, बीच में कोई संपर्क नहीं रहता। पर ये फिर वियोग की कहानी है कि वियोग में फिर कैसे वो रानी जो है परेशान होती है और फिर एक चिट्ठी भेजती है। 12 वर्ष बाद जब वो लौट कर आता है धन रत्न सब लेके, तो फिर उनका मिलन होता है। तो आप देखिए 3 प्रदेश कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, और कहानी इतनी पुरानी होकर भी कैसे राजस्थान से सीधी जुड़ी, कैसे मध्य प्रदेश से जुड़ी, ये बहुत बड़ी एक मेरे कौतुक की बात है। और उसमें बहुत सारी जगह पर एक जगह उलग करके एक शब्द आता है, उलगना मतलब नौकरी पर जाना, चाकरी करना। और उड़ीसा में एक शब्द शायद गाँव में बोलते हैं, पैर छूते समय कुछ ऐसे ही शब्द बोलते हैं, ओलकी होना मतलब पैर छूना।
तो बहुत सारे शब्द भी हैं, कथानक भी हैं इस तरह से। और फणीश्वर नाथ रेणु को तो सब जानते ही हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानियाँ हैं, जो भी उन्होंने परती परिकथा या मेलांचल में लिखा है, उसकी सारी जो उपकथाएं हैं, उनमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन सारी कहानियों को मैं जब फणीश्वर नाथ रेणु पर मैंने काम किया, काफ़ी बड़ा काम था मेरा, मतलब एक पुस्तक भी अब उस पर आ चुकी है। उसमें मैंने जब उन कहानियों को देखते हैं तो इतनी सारी कहानियाँ, अधिकांश वो सारी कहानियाँ उड़ीसा में प्रचलन में है, लोक कथाओं की तरह से। वहाँ एक जित्तन नाम एक कबूतर के मर जाने की कहानी है, तो 50 ऐसी कहानियाँ हैं जो इसी तरह की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि उड़ीसा और उड़िया भाषा और हिंदी भाषा अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के इतने निकट हैं कि बस अगर हम शायद लिपि को अलग कर दें, अगर नागरी लिपि में इसको लिख दें तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही हो जाती हैं। मैं जब छठी क्लास में पहली बार वनस्तरी पढ़ने गई थी उड़ीसा छोड़कर, तो मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। अ आ ई बस थोड़ी बहुत आती थी। वहाँ जब मैं पढ़ने लगी तो मेरे साथ बैठने वाली लड़कियाँ, हम लोगों को प्रश्न दिए जाते थे। मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ में आता था कि इस विषय में प्रश्न पूछा गया है। और मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ, जब वो प्रश्न को मैं अपने हिसाब से बस अक्षरों में लिख देती थी। मैं लिखती उड़िया ही थी, हिंदी के जो अक्षर हैं उसमें लिख देती थी। और जो हमारी टीचर थी वो कहती थी कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा लिखा। जब लड़कियाँ देखती थी क्या लिखा हमें दिखाओ, तो किसी को समझ में ही नहीं आता था। फिर वो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप तो इनकी तारीफ करते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बोल रही थी कि बहुत शुद्ध हिंदी में लिखती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब जो उड़िया है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, और जैसे उड़िया भाषा संस्कृत निष्ठ होने से संस्कृत के शब्दों को मैं हूबहू लिख देती थी, तो वो मैं उन सबको नहीं आया, लेकिन टीचर को समझ में आ जाता था। तो कहने का मतलब है कि कितना साम्य है दोनों भाषाओं में, ये मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। लिपि की दृष्टि से सारी लिपियाँ मूलतः ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं, चाहे वो दक्षिण ब्राह्मी हो चाहे उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिण भारतीय भाषाएं भी उसी से विकसित हैं, उत्तर भारतीय भाषाएं भी उसी से ही हैं। नागरी, क्योंकि इसका विकास जो है वो देवनागरी के रूप से हम जानते हैं ना, नागरी ब्राह्मणों ने इसको विकास में थोड़ा सहयोग किया, हम लोग भी बात कर रहे थे, इसलिए इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ गया। परंतु इसका जो पूरा विकास है, विकास की पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं, ये मूलतः उसी से विकसित हुई है, ब्राह्मी से। और इसके तीसरे चौथे हिस्से में आकर अंक भी वैसे ही हैं और इसकी भाषा भी वैसे ही है। तो इसलिए कहीं भी जाएं, ये केवल उड़िया की बात नहीं। अंत में मैं अपनी बात केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप चाहें इसको कहें कि उड़िया ही मात्र भगिनी है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई, सब निकट की भगिनी भाषाएं हैं। और उनको अगर हम ये सोचें कि हाँ ये हमारी ही भाषा है, बंगाली हो, उड़िया हो, आसामी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे से कोई भी भाषाएं हों, इन सारी भाषाओं को हम जब देखें, सुबह पंजाबी की बात हो रही थी, इसी तरह से गुजराती की बात होती है, सारी भाषाओं में अधिकांश 80-85% शब्द तो संस्कृत के ही होते हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो फर्क होता है, जो कहते हैं ना कि हर कोस पर पानी और बानी बदल जाती है, तो उस थोड़ा बहुत अंतर होता है। हम लोग अगर मिलकर अपनी इस लोक परंपरा की, जो हमारी हिंदी भाषा है, लोक भाषा, ये वास्तव में क्या है, अलग से कोई भाषा है ही नहीं। अभी तो हम बात कर रहे थे, इसमें सभी, आप मैथिली ले लीजिए, ब्रज ले लीजिए, अवधी ले लीजिए, सारी भाषाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इन भाषाओं के साथ साथ अब देखते हैं तो मूलतः क्या है, इनसे विकसित ही हिंदी है। हम इनको किसी से अलग नहीं कर सकते। हिंदी इन सबको लेकर चलती है। हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी हमारे संपर्क की भाषा है, और इसमें महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इस तरह से हमारी ये भाषा जो है वो जन जन की भाषा है, और इसका विकास होते ही रहना चाहिए। और इस तरह के जब हम संपर्क में आते हैं, तो इसके लिए हम लोग सब मिलकर अगर ठान लेंगे कि हाँ ये हिंदी हमारी संपर्क की भाषा है, राष्ट्रभाषा कहें चाहे न कहें, पूरे भारत की और विश्व स्तर पर भी अगर ये हमारी संपर्क की भाषा है, तो हमें जय हिंदी तो कहना ही चाहिए। धन्यवाद। जब हम क्षेत्रीयता, अलगाववाद और क्षेत्रीय भाषाओं के युग में जी रहे हैं, जहाँ पर छोटी छोटी भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं और अलगाव के बिंदु तलाश रही हैं, वहाँ अगर हम उनके बीच के साम्य के बिंदु को तलाश सकें तो शायद ये सबसे अच्छा जवाब होगा। मैं अब अनुरोध करती हूँ डॉक्टर यशवंत सिंह जी से कि वो कृपया आएँ और अपना वक्तव्य रखें। वहाँ पर हसारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे और रविंद्रनाथ ठाकुर से भी मुलाकात हुई, और जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात हुई। उनकी दोनों की तस्वीर हस्ताक्षर सहित भी प्रदान दिया। उसके बाद लगभग करीब 10 साल हुए
उनके जीवन में भारत में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत सरकार ने उनको अपना देश भेजा, वापस के लिए भेजा। तो थाईलैंड में उस समय में भारतीय कंसुलेट नहीं था, लेकिन पहली बार स्थापित हुई बैंकॉक में, तो उन्होंने नौकरी मिला, मिला है बैंकॉक में भारतीय कंसुलेट पर। तो हिंदी का काम भारत संस्कृति आश्रम पर हिंदी पढ़ाने लगे। तो हम उनको मान लिया कि प्रथम हिंदी गुरुजी थे। तो उनका जीवन कभी कभी राजनीति की दुर्दशा, जेल में गए, ये राजनीति के अनुसार है, वे जेल में गए और कुछ समय वह जेल में समय बीत गया। तो हिंदी का काम भी प्रयास किया, हिंदी से थाई में अनुवाद, जैसे भारतायुद्ध, गीतांजलि, गांधी की आत्मकथा, भारतीय धर्म दर्शन आदि, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने भी अनुवाद किया थाई में। तो उनकी किताब में आत्मकथा की किताब जन्म लेने का अध्ययन, हिंदी के बारे में कुछ मत हैं। उनकी मत है कि थाई लोग बड़े होकर भारत में पढ़ाई इसलिए हिंदी का अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि थाई BA प्राप्त करने के बाद भारत में आकर MA पढ़ने लगा, तो इसलिए हिंदी का अनुभव नहीं मिलता। दूसरी प्रकार है, थाई भारत में लंबा समय नहीं रहते, भारतीय परिवार के साथ हिंदी बात नहीं करते, इसलिए हिंदी का अनुभव भी नहीं मिलता। तीसरी बात है, थाईलैंड में हिंदी का ज्ञान काम आवश्यक नहीं था। तो हो कह सकते हैं उनके समय हिंदी पढ़ाई की शुरू हुई, पर हिंदी का विकास कम हुआ, वातावरण शांति होती है। करीब सन 1995 से थमसाट यूनिवर्सिटी भारत अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ, हिंदी कक्षा भी चलाती है। सन 1988 सिल्वरकॉन यूनिवर्सिटी MA संस्कृत पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इस पाठ्यक्रम हिंदी भी चयन विषय में है, करीब 2-3 विषय पढ़ाते जाते हैं। आधुनिक काल में 1997 से 2017 तक मेरे समय है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान में विदेशी पाठ्यक्रम 3 साल एडवांस डिप्लोमा किया, और वह हिंदी वाराणसी में BHU भी एडवांस हिंदी डिप्लोमा किया। थाईलैंड में बैंकॉक में सिल्वरकॉन यूनिवर्सिटी स्नातक में हिंदी माइनर पाठ्यक्रम बनाया। सन 1997 से 2005 से बनाया है, पर सन 2006 तक 3 छात्रा हिंदी पढ़ने आए। उसके बाद 4, 5, 7, 15, 45, 50, 55 तक संख्या बड़ी हो रही है। माइनर 5 से द्वितीय स्थान से आ सकते हैं, तो 2-4 तक करीब कुल मिलाकर 120 लोग हुए। अब हिंदी सीखने संख्या सीमित कर दिया दिन ने, 40 लोग कक्षा के प्रति। ये मेरा शंका है कि क्यों हिंदी छात्र की संख्या बड़ी हो रही है। पहले शिक्षक आदर, प्यार, मुस्कान से पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात, हिंदी संबंधित कार्यक्रम
जैसे देश में जैसे त्योहार महात्मा गांधी जयंती, दिवाली, होली, हिंदी दिवस, हिंदी गोष्ठी आदि भाग लेना चाहिए। तीसरी बात, विदेश में 1 महीने के लिए जब छोटी छुट्टी मिलकर हम वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अल्पावधिक समय के लिए हिंदी प्रशिक्षण के लिए ले गए और 3 बार ले गए हैं। 2-3 दिन पहले एक दल भेजा वहाँ वर्धा पर। तो चौथी बात है, चौथे प्रकार है 8 महीने केंद्रीय हिंदी संस्थान में भेजा। वहाँ भारत सरकार छात्रवृत्ति मिला। गरीब हर साल गरीब 10-12 लोग भेजा। ये हमारे हिंदी छात्र के लिए है। कुछ अनुभव है। तो कह सकते हैं कि हिंदी थाईलैंड में आधुनिक काल में विकसित हुई। इस विकास होने पर भारत सरकार बैंकॉक के भारत दूतावास, भारत में सारे संस्थान, विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर निमंत्रण किया है, इसके लिए आभार हूँ। भविष्य काल के लिए थाईलैंड में हिंदी कहा जाएंगे। पहला प्रकार है शिक्षक के लिए कम संख्या। अब हिंदी शिक्षक की पढ़ाई एडवांस हिंदी डिप्लोमा और MA हिंदी तक हुई। भविष्य के लिए PhD तक का योजना है। तो उनके लिए यदि उनकी शिक्षा के लिए भारत सरकार से सहयोग मिल जाएगी तो जल्दी बड़ी संख्या हो जाएगी। दूसरा प्रकार है पाठ्यक्रम। थाईलैंड में करीब 7-8 यूनिवर्सिटी हिंदी पढ़ाई जाती है, पर केवल 2 यूनिवर्सिटी माइनर हिंदी पढ़ाई करते हैं। भविष्य में मेजर हिंदी बनाएंगे। सारे यूनिवर्सिटी जो हिंदी पढ़ाते जाते हैं। तीसरे प्रकार भारत सरकार को सहयोग। ये महत्वपूर्ण है। हिंदी सामग्री, अल्पावधिक समय हिंदी प्रशिक्षण, आगंतुक हिंदी प्राध्यापक भेजना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में। भारत में या विदेश में विश्व हिंदी सम्मेलन पर निमंत्रण करना आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद खामिक जी। थाईलैंड और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों में हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसका परिचय हमें प्राप्त हुआ। अब मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा को 2 मिनट के लिए अपने शोध पत्र का सारांश पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आप युवा आलोचक हैं। आप रेवेन्सा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। कृपया आइए और 2 मिनट के भीतर। धन्यवाद डॉक्टर इतू सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर सत्या उपाध्याय जी। हिंदी इतर प्रांतों में और विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य की जो वर्तमान दशा दिशा है, उसकी प्रगति पर जो एक आलेख निर्मित किया गया है, उसमें मैंने एक बात महसूस की। हो ची मिन्ह जो वियतनाम के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी काव्य पंक्ति है कि मूसल की मारों की कैसी विषम पीड़ा सहता है धान, और उसके बाद निकलता है दुग्ध धवल कपास बनकर। यही होता है आदमी के साथ दुनिया में, कठिनाइयाँ बनाती हैं उसे तरासा हुआ हीरा। हिंदी का विकास इन्हीं कठिनाइयों के, इन्हीं दुश्वारियों के बीच जिस तरह भारतवर्ष और विश्व में हो रहा है, उसका परिणाम यह है कि आज हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में विश्व के फलक पर छाई हुई है। बाइबल में एक लोक कथा है जिसमें आदम के बेटे एक मीनार बना रहे थे आसमान तक पहुंचने के लिए, और जब ईश्वर को पता चला कि ये मीनार हमसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है कालांतर में,
तो ईश्वर ने आदम के बेटों को एक अलग अलग भाषाएं उपहार में दे दी, और जब अलग अलग भाषाएं आदम के बेटों को मिल गई तो वो अपनी बात एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। इसमें उस मीनार का काम अधर में लटक गया और ईश्वर की अपनी सत्ता बरकरार रही। आशय यह कि किसी भी देश के विकास के लिए, उन्नयन के लिए और स्वाभिमान के लिए एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत महसूस होती है। और महात्मा गांधी जब भारतवर्ष आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेज़ों के साथ कुछ लोग मिलकर ये कहने लगे कि गांधी को इंग्लिश इतनी अच्छी आती है कि वो अंग्रेज़ों को भी नहीं आती है, तो क्यों ना अंग्रेजी भारत में कामकाज की भाषा रहे। तो जब गांधी को लगा कि ये तो भारत के विभाजन और भारत को पुनः उसी गुलामी की ओर ले जाने की बात है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया वालों से कह दीजिए कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती है। यह गांधी का वक्तव्य था। उन्होंने 1917 के गुजरात अधिवेशन में दावे के साथ कहा कि भारत की अगर कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है, भारत की अंतरात्मा की अगर कोई भाषा हो सकती है, तो एकमात्र हिंदुस्तानी हो सकती है। और वो ये बराबर बोलते थे कि वो राजभाषा शब्द का प्रयोग करते थे, और राजभाषा का अर्थ उनके लिए पूरे देश की एक भाषा से था, वो हिंदी थी, जिसमें उर्दू के भी शब्द मिश्रित हों। मैं एक छोटी सी बात हमारे ध्यान में आ रही है। गैलिक आयरलैंड जब गुलाम हुआ तो वहाँ पुनर्जागरण के लिए अनेक तरह के राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किए गए, और वहाँ की जनता इतने लंबे समय तक गुलाम थी कि गैलिक भाषा जो उनकी अपनी थी वो विलुप्त प्राय हो गई। वहाँ के शीर्षस्थ नेता डी वेलेरा ने वहाँ के एक 100 साल पुराने मोची से गैलिक भाषा सीखी और अपने नागरिकों के भीतर राष्ट्र के आत्मोत्थान का संदेश दिया। और आयरिश कवि ने कहा कि कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भारत ही नहीं, स्विट्जरलैंड में भी इसी तरह के भाषा वैमनस्य के कारण, स्विट्जरलैंड का उल्लेख इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ 4 प्रमुख भाषाएं हैं। हमारे यहाँ तो अंग्रेजी के साथ एक अघोषित दुश्मनी जो हिंदी की है या हिंदी को प्रस्तुत किया जाता है, उसकी बात छोड़कर मैं बताऊं कि स्विट्जरलैंड में भी इसी तरह की भाषा समस्या है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं, 2 मिनट और मैं लिखना चाहूँगा, मात्र 2 मिनट। अच्छा जी जी जी, अच्छा ठीक है। उड़ीसा के प्रकरण में एक आलेख आया था, अवधू गगन घटा गहरानी, प्रभाष जोशी की। उन्होंने उसमें एक छोटे बच्चे ने कहा कि बाबा आज छुट्टी है क्योंकि स्नैक एनिवर्सरी है। तो बाबा परेशान हुए कि स्नैक एनिवर्सरी ये कौन सा शब्द है, ये कौन सा त्यौहार है। तो उन्होंने पूछा स्कूल के प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल ने कहा नाग पंचमी है आज। तो इस तरह से जिन भाषाओं को थोपा जा रहा है हमारी संस्कृति और हमारे विचार के ऊपर, वो हमारे राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ हमारे राज्य में उड़ीसा राज्य में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिन भाषाओं के साथ हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें न सिर्फ उड़िया है बल्कि संबलपुरी हिंदी भी है। और प्रोफेसर राधाकांत मिश्र, प्रोफेसर अजय पटनायक जी, प्रोफेसर शंकरलाल पुरोहित, ये 3 ऐसे विद्वान हैं जो वर्तमान समय में उड़ीसा में हिंदी के विकास के लिए कामकाज कर रहे हैं और इन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अभिषेक।